Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Now I'll start the today's talk. And last Friday we did the first part of quality management. We dealt with the quality management cycle, quality control materials, and how to select the quality control material, how to plot the quality control, Walaikum Assalam, and then other aspects of logistic aspects of quality management we dealt yesterday. अब किसको नहीं आवाज आ रही है? आप मेरा ख्याल है अब तो आवाज आनी चाहिए. आप ऑन करो जरा. हाँ. Okay. So today's talk is a bit simple and basic, and I apologize from the senior students because they might be knowing everything in today's talk. We will start with the laboratory errors. I think in the very previous exam, which has just been held, there was also a question about types of laboratory errors. So it was a very good question. I'm praising it because it was not my question. What are the various types of errors, etc., something related to that. So आपको अगर ये सवाल आ जाए तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? कोई भी माइक ऑन करके बताया जरा, जिसने पेपर नहीं दिया वो बताए. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी एरर, तो हाउ विल यू स्टार्ट, हाउ विल यू गो अबाउट इट? चलें सुंबल, आप ऊंचा बोल सकते हैं आप. हाँ, एक तो क्लासिफिकेशन है प्री-एनालिटिकल, एनालिटिकल, पोस्ट. सिंस कोई क्वालिफाई नहीं किया उन्होंने कि कौन सी एरर किस तरह की क्लासिफिकेशन वो मांग रहे हैं, तो आपने फिर जरूर मेंशन करनी है. सेफ साइड के लिए आप सारी जो आपको टाइप्स आती हैं आप बताएं, ठीक है? तो इसमें प्री-एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल एरर सब आती हैं, ठीक है? और वो एक अलग पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक क्वेश्चन है कि वो उनकी क्या इम्प्लीकेशन होती है प्री-एनालिटिकल एरर्स की और एनालिटिकल एरर्स की, पोस्ट एनालिटिकल एरर, उनकी कॉजेज क्या होती हैं. Maybe I plan to do the method validation from next Friday.
probably two talks on method validation, and we'll discuss those things then. What are the other types of errors? How will you then further classify it? Yes, then you take analytical and divide it into random and systematic errors. ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं. फिर सिस्टमैटिक एरर्स को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ट्रेंड एंड पे. ठीक है. सो दीज आर this is very important question, and this is a very important aspect of laboratory studies also, and anybody can do these studies के हमारी लैब में कितनी एरर्स हुई, अब वो और उसका लॉग निकाल के आप बता सकते हैं किस टाइप की एरर ज्यादा हुई, क्यों हुई. इट्स अ वेरी गुड. और मैं हमेशा आपको कोट करता हूँ, Klebani and Carrero, these two authors, they have worked a lot and they have published it extensively on this subject, laboratory errors. We will discuss it in that. क्या चीज? हाँ, एनालिटिकल में होंगी, एनालिटिकल में प्री में नहीं है. अच्छा, रैंडम एरर में imprecision of test system causing a scatter or spread of control values around the mean. Imprecision या random error जो होती है वो that deals with the scatter, how much the value is away from the mean, कितनी values mean के किस तरफ थी. ठीक है. Okay. Now very important part which a chemical pathologist डॉक्टर मकसूद अहमद राइट्स में आ गए हैं. अभी जरा थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे नहीं नजर आ रहा कि मैं कैसे दूंगा. चलें, डॉक्टर मकसूद किस नाम से हैं? ये आपका नाम तो इसमें नहीं है. अच्छा, ये है बस. ठीक है. बस ये लास्ट रिक्वेस्ट है. अच्छा, उसके बाद यूएचएस किस नाम से? यूएचएस तो नहीं मुझे नजर आ रहा. अच्छा, वो ठीक है, वो हो गया. हाँ जी. और किसी को नाम मिले ऑन राइट तो मुझे बता दे. अभी सीएमआई लाहौर को मिल गया. हाँ जी, ठीक है. ओके, बस प्लीज नो मोर रिक्वेस्ट बिकॉज बेटा ये इंटरप्शन हो जाती है ना. फिर आपने देख भी लिया आंसर है. ओके, तो जो एक पैथोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो ये कि एरर तो नजर आ गई आपको, एलजे चार्ट पे पता चल गया कि ये एरर है. अब इसको खत्म ही तो करना है ना एरर को. ठीक है. अब एरर को आप कैसे खत्म करेंगे? सबसे पहले क्या चीज चाहिए खत्म करने की? व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड, what type of errors, what is the usual cause of such error. ठीक है. सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो रैंडम एरर है वो किस तरह की प्रॉब्लम की वजह से रैंडम एरर आ सकती है, कौन सी कॉजेज हैं जो रैंडम एरर करती हैं और कौन सी कॉजेज हैं जो सिस्टमैटिक एरर करती हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट. ओनली देन यू कैन रेक्टिफाई इट. सो दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू दैट. ये एमसीक्यू है, मैंने 4 इसलिए लिखा है कि 3 तक हम कर चुके थे पिछले लेक्चर. तो अब इसमें देखें, चेंज इन रिएजेंट लॉट और कैलिब्रेशन, रिट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स, फ्लक्चुएशन. तो लिखेंगे इसका जवाब अगर देख लिया आपने तो. सी आ रहा है जी जरा. ठीक है, बिल्कुल सही है. फ्लक्चुएशन एंड पावर सप्लाई, और ये हमारे मुल्क में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो पावर का मसला है, फ्लक्चुएशंस, ब्रेकडाउन्स, दिस इज an enemy of our instrument. I tell you, this is an enemy of our instruments. And whenever you join a lab, first of all, ensure the electrical stability by using proper voltage stabilizer or UPS. UPS तो मस्ट है. UPS के बगैर आप कोई एनालाइजर ना चलाएं कभी भी. ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे एडवाइस है. चाहे वो 7 मिनट का बैकअप दे, 8 मिनट का दे, 10 मिनट का बैकअप दे, but insist on UPS. Otherwise, your instrument auto analyzer will be destroyed. this होती है.
जब एकदम सर्ज जाती है फिर वो तबाह कर देती है इंस्ट्रूमेंट्स को। ऐसा भी मैंने देखा है कि धुआं निकलता है, स्मेल आती है फिर उनमें से। तो स्टेबलाइजर भी कोई ऐसे मजेदार नहीं, स्टेबलाइजर अगर लगाना है तो अच्छा, वो अच्छे स्टेबलाइजर्स होते हैं, रोटरी स्टेबलाइजर्स कहते हैं, यूपीएस में भी होते हैं। यूपीएस का बड़ा फायदा है, स्टेबलाइजर अब इतना नहीं मेरा ख्याल है जरूरी ना, आप किसी कंसल्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, लेकिन यूपीएस बहुत जरूरी है। तो ये बाय द वे आपको बात बता दूं, ये ऑलवेज, बल्कि जब आप खरीद रहे हो या आरआर पे प्लेस कर रहे हो, तो कीप दिस ए कंडीशन कि आपने यूपीएस लगाना है इसमें जरूर। अब कभी आप एफएपी आए तो हम दिखाएंगे कि हमारा जो यूपीएस है वो 40 है, बल्कि अब तो इससे भी ज्यादा हो गया, वो तो 4-5 साल पहले खरीदा था। तो वो पूरे इंस्ट्रूमेंट है, सब वर्क करता है और काफी बड़े साइज का है। ओके जी, तो कॉजेज ऑफ रैंडम एरर, एयर बबल्स इन द रीजन, बबल आ जाए रीजन में, improperly mixed regions, fault in region lines, ये fault है, sorry, fault लिखा है, sampling or region syringes, improperly fitting pipette tips, clogged or imprecise pipette, fluctuation in power। ये pipette क्या होता है? pipette तो सुना है, pipette क्या होता है? हाँ, ऑटोनाइजर में जो हाँ वो थी है। और ये अच्छा, अगर आपको चॉइस हो, ये मेरा लेक्चर हो सकता है किसी के पास पहुंचा हो, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहीं मेडिसिन सीरीज में भी दिया था, लेकिन लेक्चर सुनने में कुछ ना कुछ आपको फायदा ही हो जाता है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको चॉइस हो कि रैंडम एरर लेनी है, सिस्टमैटिक एरर लेनी है, ठीक है, तो आप कौन सी एरर प्रेफर करोगे? सारे लिखे हैं इसमें, सिस्टमैटिक। आप क्या कहना, रैंडम एरर लेंगे? अच्छा, और रैंडम, फायजा ने फौरन चेंज कर एक पर है ना, सिस्टमैटिक या रैंडम? नहीं, वो नजर आ रहा है आपको, इसको बंद कर रहे हैं, आप सामने आता है। सॉरी सर, बट देयर इज नो ऑडियो। आई दिस इज द लोकल प्रॉब्लम ना, व्हाट आई कैन डू। आपको देखिए अपना सिस्टम। ओके, तो सिस्टमैटिक एरर क्यों कह रही हैं ये माजदा लग रही है सीसीएमए लॉर से? कोई अपनी आवाज ही सुना दे। चलो म्यूट किया हुआ है मैं सबने, ये मैंने म्यूट तो नहीं किया। हाँ बताएं सर, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिस्टमैटिक एरर को, उसको पिक करना। और दूसरा आप याद रखें, रैंडम एरर इज ए नाइटमेयर। Random error is a nightmare because it will suddenly occur and disappear. It will go away. और ये बगावत है, रैंडम एरर इज बगावत। वो जैसे होता है ना कि हमारा एक असूल है, जवान कहते हैं, नौजवान कहते हैं, हमारा एक असूल है कि किसी असूल पे अमल नहीं करना है, तो इस असूल को तोड़ने के लिए हम कभी कभी असूल पे अमल भी कर लेते हैं। we our law is no law, but to act on this law we act on the law sometimes। ठीक है, हमारा असूल ये है कि हम कोई असूल नहीं है, तो इस असूल को तोड़ने के लिए कभी कभी असूल पे अमल कर लेते हैं। तो ये बगावत है। रैंडम एरर ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, और पेशेंट के ऊपर रैंडम एरर बहुत बड़ा नाइटमेयर है। आप दुआ क्या करें, रोज 2 नफल पढ़ के सुबह, अगर आप लैब चला रहे हैं, इंचार्ज हैं किसी भी लैब की, तो 2 नफल जरूर पढ़ के जाया करें कि रैंडम एरर ना हो एरर उसमें एनालिसिस में, उसको नहीं आप पकड़ सकते। वो फिर इतनी एम्बेरसमेंट होती है कि आपका रिजल्ट ये आ गया, फलाने का, फिर लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ वगैरह। तो सिस्टमैटिक एरर तो ये वो थोड़ी मासूम सी एरर है, वो बता रही है आपको, ठीक है, वो बता रही है कि मैं आने वाली हूँ, ठीक है, फिर एक वो इंडिकेशन शुरू हो गई उसकी आने की, ठीक है। ऑरा जैसे होता है ना, निकनेम का ऑरा, तो वो ये ऑरा आना शुरू हो जाता है उसका, फिर आपको पता चलता है। जो जब ये इंग्लैंड में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी कर रही थी ना, जैसे हमारी टेररिज्म है, तो वहाँ भी बड़े टेररिज्म रहे, तो लेकिन वो बड़े अच्छे, अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमसे बड़े मुख्तलिफ टेररिस्ट थे। वो अगर कहीं ब्लास्ट करते तो पहले वार्निंग दे देते कि हम ब्लास्ट करने लगे हैं, तो आप खाली कर दें बिल्डिंग, तो उस फिर ब्लास्ट करते थे वो। तो वो जो कैजुअलिटीज होती थी, वो एक आध कोई होती थी जो बेचारे निकल नहीं सके। तो सिस्टमैटिक एरर वो होती है जो बता देते कि मैं आने वाली हूँ, और आप उसको रेक्टिफाई करते हैं। हाँ,
सिस्टमैटिक एरर जो है ना वो अच्छे अफसरों की वो है, ठीक है, चले, ओके गुड। थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक हो जाता हूँ, आप प्लीज नाराज ना करें, जरा थोड़ा सा आपको ड्राई सब्जेक्ट से इन रख। तो सिस्टमैटिक एरर चेंजेस इन द टेस्ट सिस्टम रिजल्टिंग इन अ डिस्प्लेसमेंट of the mean from the original value. Systematic error of an systematic error of an analytical system is predictable and causes shifts or trends on control charts that are consistently low or high. ठीक है? अच्छा, causes क्या है इसकी? change in reagent और calibrator. अब ये जो है ना, ये वैसे काफी कॉमन है। मेरा ख्याल है कि जो हमारी लैब्स में सिस्टमैटिक एरर ज्यादा होती हैं। रैंडम एरर तो आपकी किस्मत पे है ना, मतलब वो जैसे मैं बता रहा, बबल आ गया, आप वो स्क्रिप्टिंग में मसला हो गया, इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन हो गई वगैरह वगैरह। तो जो ये है, अब मैं क्या करता हूँ कि आपसे मैं एक एक पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि ये सिस्टमैटिक एरर होगी या रैंडम एरर होगी। मसलन आपका जो स्टैंडर्ड है वो जब आपने बनाया, फॉर एग्जांपल वो पाउडर नहीं था, लिक्विड नहीं है, पाउडर है, आपने कॉन्स्टिट्यूट किया, तो उसमें पानी जो है ना, डिस्टिल्ड वाटर आपने कम या ज़्यादा डाल दिया। अब उससे जो एरर आएगी वो रैंडम होगी, सिस्टमैटिक होगी? सिस्टमैटिक होगी, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसी तरह मुझे बताइए कि हाँ, अगर रीजेंट पुराना हो गया फिर कौन सी एरर होगी? अच्छा चलिए बताइए, यूजुअली कॉमनेस्ट कॉज क्या है सिस्टमैटिक एरर? कॉमनेस्ट कॉज हमारे, चले मैं आपको स्पेसिफाई करता हूँ। वो लैब जो छोटे एनालाइजर पे काम कर रही हैं, माइक्रो लैब टाइप या सेमी ऑटोमेटेड पे, सेमी ऑटोमेटेड पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनालाइजर, सेमी ऑटोमेटेड पे जो है ना, सबसे कॉमनेस्ट सिस्टमैटिक एरर क्या होती है? वेरी गुड, रॉन्ग असाइनमेंट ऑफ कैलिब। नहीं, ये मसला हल हो चुका है नुदरत, इसलिए कि अब आपके स्टैंडर्ड लिक्विड आते हैं सारे। अब हार्डली कोई कंपनी होगी जो पाउडर वाली लाइफलाइज स्टैंडर्ड बनाते हैं, अब लिक्विड स्टैंडर्ड आते हैं, वरना तो बहुत बड़ा वो मसला हो अगर आपको बनाना पड़े स्टैंडर्ड को। तो अब जो कॉमनेस्ट कॉज है वो डिट्यूरेशन ऑफ द लाइट सोर्स है। वो जो बल्ब होता है माइक्रोलैब का, किसी भी सेमी ऑटोमेटेड का, वो ग्रेजुअली डिट्यूरेट कर रहा होता है, उसकी एक लाइफ होती है 5000 आवर्स। बल्कि आप बेहतर ही होता है कि एक रजिस्टर रखा करें अपनी लैब में और आप देखा करें कि वो कितना यूज हुआ है, ठीक है, कितने घंटे आपने चलाया उसको, ताकि जब आप उसकी डिमांड करें तो वो आप प्रूव कर सकें कि ये इतने घंटे चल गया। अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है ये, उसकी लॉग मेंटेन करना कि आज कितने घंटे आपका ये इंस्ट्रूमेंट चला है, ठीक है, ये आप लोग भी करें। अच्छा ओके, तो अब इसकी कॉजेज उसके अलावा भी बहुत सारी हैं। रॉन्ग कैलिब्रेटर वैल्यू मैंने बताया कि अब जरा ये कम हो गया है। improperly prepared reagent, duration of reagents और calibrator, प्लीज आपके सिस्टमैटिक एरर आ रहा है और आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सके, उसके लिए अगर आप फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं उससे फॉर द टाइम बिंग तो उसको रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली करना है उसको ठीक करना। अच्छा, उसके बाद इनअप्रोप्रिएट स्टोरेज है। स्टोरेज अगर इनअप्रोप्रिएट है तो उससे भी जाहिर है ड्यूरेशन होगी। वेरिएशन इन सैंपल और रीजेंट वॉल्यूम ड्यू टू पिपेटर मिसअलाइनमेंट, वेरिएशन इन टेम्परेचर, ड्यूरेशन ऑफ फोटोमेट्रिक लाइट सोर्स, वेरिएशन इन प्रोसीजर बिटवीन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, उसकी पिपेटिंग में फर्क है, ये सारी कॉजेज है। अब यहाँ पे जो है ना, दो क्वेश्चन है मेरे आगे। क्या? हाँ, दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, ये हम एलजे चार्ट पे कर रहे हैं, जाहिर है आपने कंट्रोल मटीरियल लगाया, उसकी बात हो रही है। व्हेन वी आर टॉकिंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ द एलजे चार्टिंग, एलजे प्लॉटिंग, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, उसमें जब आप ये वाली की बात करें तो आर वी टॉकिंग ऑफ एक्यूरेसी और प्रिसीजन, या जो आपके ख्याल में रैंडम एरर प्रिसीजन की है, सिस्टमैटिक एरर एक्यूरेसी की है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? बोथ एरर्स
पॉइंट आउट प्रिसीजन और एक प्रिसीजन को, और एक ये जरा लिखें सारे लोग। हाँ देखो, ये जो एलजी चार्ट है ना, एलजी प्लॉट, इट इज प्रिसीजन, इट इज फॉर प्रिसीजन ओनली। फॉर एग्जाम्पल, आपका पिछले महीने का जो मीन है वो डिटेरेट कर गया, वो चेंज हो गया, आप तो उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो एज ए होल जो उसका मेजर फंक्शन है वो प्रिसीजन है। लेकिन ये एडवाइस किया जाता है कि हर महीने जब आप मीन देखें तो उसकी जो टारगेट है उससे भी कंपेयर किया करें। जो एक कंपनी ने भी दी होती है ना, रेंज दी होती है, टारगेट वैल्यू रेंज, तो यू मस्ट कंपेयर दैट। वो जब आप कर रहे होंगे तो वो आप एक्यूरेसी पे कर रहे हो। लेकिन जो सारा प्रोसीजर है, ये सारा जो है ना, ये प्रिसीजन के लिए है, ठीक है। ये चाहे रैंडम एरर हो, सिस्टमैटिक एरर, तो ये नहीं है कि आप एक्यूरेसी पे मन कर रहे हैं, बिकॉज आप उसकी टारगेट वैल्यू तो कहीं नहीं बीच में शामिल करते, आपने तो अपनी मीन जो कैलकुलेट, उसी से कंपैरिजन हो रही है। तो इट इज बेसिकली प्रिसीजन या इम्प्रिसीजन, ठीक है। दूसरा सवाल ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब वो उसको कहते हैं फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रबल शूटिंग, फॉल्ट फाइंडिंग एंड ट्रबल शूटिंग। लेकिन मेन मकसद है ट्रबल शूट। ये दो लफ्ज आप बहुत सुनेंगे, एग्जामिनर कहता है ट्रबल शूट दिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, आज चूंकि मेरा बेसिक है, मेरी टारगेट ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ज्यादा है, तो ट्रबल शूट का क्या मतलब है? शूट का मतलब होता है फायर से किसी को मारना, ठीक है ना, परिंदों को शूट करते हैं आप इस तरह। तो ट्रबल को खत्म करना, किल करना, ट्रबल किलिंग है ये, इट इज प्रॉब्लम किलिंग, ठीक है, उसको मारना, खत्म करना, दिस इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट competency in mechanical capabilities, कि how to troubleshoot your error। एक एरर आ रही है, ठीक है, आपको पता चला है कि ये रैंडम एरर आई है, ये इम्प्रिसिजन हो रही है, सॉरी ये सिस्टमैटिक एरर आ रही है, तो आप उसको कैसे ट्रबल शूट करोगे, ठीक है। एरर में एक चीज और रहेगी, वो हम अभी और फिर डिस्कस करेंगे। तो अब उसके दो तरीके हैं, ठीक है। आपकी एक एरर आई है, सिस्टमैटिक एरर आई है, अब आप ये करो कि अपना कंट्रोल नया बना के वो रन करो, नया बनाओ, उसको रन करो, सबसे अच्छे टेक्नोलॉजीज को बुला के रन कराओ, इंस्ट्रूमेंट को भी ठीक करो, मेंटेनेंस कराओ, उसका भी QC चेक करो, और फिर रन करो, ठीक है। इज इट ए करेक्ट प्रोसीजर? यस नो में जवाब लिखिए। ये करना इसी तरह करना चाहिए, कोई और आपके ज़हन में इससे बेहतर ऑप्शन भी है? One by one, very good. It should be steps, it should be in steps, ठीक है। ये आपको steps में करना है, ये बात याद रखिए। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है जो हमारे बुजुर्ग हैं एग्जामिनर, आप तो जाहिर हम भी जब बुजुर्ग बन गए हैं तो हमारा भी फेवरेट है। कैसे आप करेंगे? हमेशा एक चीज को एक वक्त में चेंज करें, और सबसे पहले ये होता है कि आप कंट्रोल मटीरियल की तरफ तवज्जो दें, उसको चेंज करें, उसको। एक तरीका ये होता है कि आप बाकी पैरामीटर्स को रन करके देख लें, जैसे अगर आप ग्लूकोज के लिए कर रहे हैं तो बिलिरुबिन, यूरिया वगैरह भी रन करके देख लें। अगर उसमें भी रिजल्ट इसी तरह के आ रहे हैं तो जाहिर है कंट्रोल मटीरियल में प्रॉब्लम है, उसको नया बना के देख लें, ठीक है। तो फिर उसके बाद कोई ऐसा अभी तक मुझे तो नहीं ऐसा मिला कोई कि कोई डिफाइंड ऑर्डर हो कि इस तरह करना चाहिए, लेकिन आप अपने कॉमन सेंस से उसको चेंज करें डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस। अब लेकिन एक वक्त में एक चेंज करें, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि आपको पता तो चले फॉल्ट क्या है, ठीक है। अगर एक इस कमरे में चोरी हो जाती है तो जाहिर है एक ही बंदा है जिसने चोरी किया है, ठीक है, मोबाइल चोरी हो गया सिमी का, ठीक है। तो अब चोर इन्हीं में से है। एक तरीका तो ये है कि हम कहेंगे सारे लोग जाके ना उस कमरे में वो मोबाइल रख दें, मोबाइल तो मिल जाएगा लेकिन चोर का नहीं पता चलेगा। एक ही है कि एक तलाशी ली जाए और उसको, ताकि वो प्रिवेंशन भी तो फिर करेंगे ना, आइंदा उसको ख्याल रखें उसको। सॉरी मैंने बहुत बुरी एग्जांपल दी है लेकिन ये मसला ये है कि आप थीफ को आइडेंटिफाई करें, यू हैव टू आइडेंटिफाई द थीफ, ताकि उसको आप उस पे ज्यादा तवज्जो दें। अगर आपने सब कुछ चेंज कर दिया तो फिर आपको कभी नहीं पता चलेगा कि व्हाट वाज द फॉल्ट। तो ये दो पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस करने थे आपके। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की डिस्कशन बड़ी पुरानी है और हम ये जरूर करते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है, और ये हमेशा होती रहेगी डिस्कशन, और दोबारा आपको हम बताते रहेंगे।
the degree of fluctuation in the measurement is indicative of the precision of the assay. ठीक है? Precision refers to the ability to get the same but not necessarily true results time after time. यानी same result आता है, true जरूरी नहीं है, true आ भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है? और closeness of measurement to the true value is indicative of accuracy of the assay. Accuracy, an accurate result is one of its is one that is true result. अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी टाइम ऑनर्ड है, हमारी टर्म्स है और ये हम लोग करते हैं. लेकिन जब आप ISO में जाते हैं 9001 और ISO 15189, कुछ और टर्म्स भी आती हैं, ठीक है? एक आती है मेजरमेंट अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है? फिर मेजरेंड कहते हैं, वो जिसको हम एनालाइट कहते हैं वो मेजरेंड कहते हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो QM वाली मेथड वैलिडेशन वाली टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, वो एक अलग फील्ड है जिसको क्या कहते हैं, मीटरोलॉजी कहते हैं. मीटरोलॉजिस्ट जो है ना वो थोड़े से अलग लोग हैं और वो उन्होंने अपनी टर्म्स, लेकिन हमें वो भी आनी चाहिए. तो वो आई विल इंट्रोड्यूस टू दोज टर्म्स, और थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट भी है, थोड़ा सी डिस्क्रिपेंसी भी है दोनों में, ठीक है? तो मीटरोलॉजिस्ट में, और जो मीटरोलॉजिस्ट का मतलब मौसम वाले नहीं है, ठीक है? ये मीटर से निकला है, वो मीटरोलॉजी. हाँ, हमारी वाली क्या है? मेट्रोलॉजी, ठीक है, वो मीटरोलॉजी, ठीक है, गुड. सो ये डायग्राम बड़ी हमारी पुरानी डिसिप्लिनरी डायग्राम है. तो ये जो डायग्राम शो कर रही है, ये एक्यूरेसी है या प्रिसीजन है? दोनों चीजें हैं, ठीक है? मैं ज्यादा नहीं इस पे जाता, ये आपको सबको आता है. जो हाँ ठीक है बंद. ये जैसे प्रिसीजन है, ये जो लेफ्ट वाला है ये सिस्टमैटिक एरर है, यानी प्रिसाइज तो है लेकिन इनएक्यूरेट है, ठीक है? और जो राइट साइड पे है ये बिल्कुल रैंडम एरर है, कोई पता नहीं किस तरफ जा रहा है, ठीक है? तो ये इम्प्रिसाइज भी है, इनएक्यूरेट भी है, ठीक है? तो ये जब आप एक्यूरेसी प्रिसीजन की बात आप कर रहे हैं, इट इज नॉट रिलेटेड टू LJ चार्ट. LJ चार्ट में तो प्रिसीजन मैंने बताया चेक हो रही होती है, ठीक है? तो लेकिन ये जनरल टर्म्स हैं कि एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होती है, ठीक है? एक हमेशा कंफ्यूज करती है लोगों को कि शिफ्ट्स एंड ट्रेंड्स क्या होता है. शिफ्ट्स एंड ट्रेंड्स, दे आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर. दे आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर. और शिफ्ट उसको कहते हैं जब क्वालिटी कंट्रोल डाटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड on one side of the mean for 6 to 7 consecutive days. और अब ये बड़ी confusing definition है. Consistent increase or decrease of QC data points over a period of 6 to 7. कोई इसका डिफरेंस बता समझ के दिखाए मुझे इस डेफिनेशन से. लेकिन ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड है, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया. लेकिन इससे आपको समझ आती है किसी को? मुझे तो नहीं आई थी जब मैंने इसको पढ़ा था. आप इंटेलिजेंट होंगे तो समझ आ जाएगी. इसको समझने के लिए बड़ी टकरें मारनी पड़ती हैं, ठीक है? ऐसे नहीं समझ, वरना एक टीचर हो तो वो आपको बस ये डेफिनेशन दिखाए और कहे अच्छा जी थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज, वेरी गुड. दोनों एक चीज लग रही हैं. और ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, किसी भी आर्टिकल टेक्स्ट बुक में देखेंगे ये डेफिनेशन है. लेकिन कोई अल्लाह का बंदा इसका डिफरेंस निकाल के दिखा, ठीक है? तो ये मैं कोई दाना खासा अल्लाह माफ करे भूल नहीं कर रहा. टीचर का ये काम है कि वो पता समझाए आपको कि डिफरेंस क्या है. और सच्ची बात है, ये काफी मुझे एफर्ट करनी पड़ी इसको समझने में. जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ये स्टैंडर्ड, जी बिल्कुल आपने डेफिनेशन से बोलनी है. अब एग्जामिनर का काम है कि वो ऐसा सवाल करे आपसे कि पता चलेगा इसका डिफरेंस समझ भी आया कि नहीं आया, ठीक है? ये फिर एग्जामिनर का काम है ना. लेकिन अगर आपसे उसने पूछा तो आप बता दो, ठीक है? अब मैं होगा तो मैं ये इस तरह का एक आपको चार्ट दिखाऊंगा और पूछूंगा कि ये ऊपर वाले क्या है और नीचे वाली क्या है. इसमें तो लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है ना इससे क्लियरली चलता है. अब सलीस उर्दू में जैसे मैं कहा करता हूँ आपको समझने के लिए, नहीं अक्रॉस द मीन तो दोनों हैं. ये तो आपने कोई बात ना की, यानी दोनों अक्रॉस द मीन है. अब कौन सी ट्रेंड है और कौन सी शिफ्ट है, मेरा तो ख्याल है इस ग्राफ से भी आपको समझ नहीं आएगी. यू स्टिल रिक्वायर टीचर, डू यू? स्टिल रिक्वायर टीचर. तो अब मैं आपको समझाता हूँ वो जुबान जो हम, जी बताएं.
सर वैसे मुझे पता है ग्रेजुअल वर्ड पसंद नहीं है, लेकिन ट्रेंड में जो है ना वो ग्रेजुअली एक तरफ जाता है, जबकि शिफ्ट में एकदम से मीन चेंज होता है और फिर वो अपना मीन ही चेंज कर देता है टोटली। हाँ वो तो सही है बेटा, लेकिन ये जो फर्क आपने बताया है, ये इससे भी नहीं वाज़ह होता कि आपको अंडरस्टैंडिंग है। ये ग्रेजुअल ठीक है, ग्रेजुअल लव्स, आई एग्री विद इट, माइंड नहीं करता, लेकिन इससे आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, इससे नहीं पता चलता कि आपको समझ आ गई है। ठीक है, तो अब अगर मैंने एग्जाम में ये चार्ट दिखाया तो आप तो फिर रट्टा लगा के बता देंगे प्रॉब्लम ये है, तो मुझे कुछ और डिवाइस करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बड़ी कॉमन एग्जांपल से बताता हूँ। ट्रेंड वो होता है कि जो इंक्रीजिंग 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 होता है, ठीक है, या डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक पहाड़ की चोटी है, ठीक है, और उसमें कुछ बेस कैंप, दरम्यान में भी एक कैंप है कुछ। ठीक है, एक बंदा जो है ना, वो एक टीम ऐसी है, ट्रेंड ग्रेजुअली, हाँ वो सही, लेकिन इससे इट्स नॉट सफिशिएंट जो आपने लिखा है। एक टीम ऐसी है जो कि पहले कैंप 1 में जाती है, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर आपने कहा कि 3 से ऊपर, कैंप 3 से ऊपर जो जाएगा ना, हम कहेंगे वो। ठीक है, तो एक टीम ऐसी है, वो कैंप 1 में जाती है, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4, वो 7वें कैंप तक पहुंच जाती है। और एक टीम ऐसी है जो 1 2 3 4 पे पहुंच के बस बैठ जाती है, वहां आगे नहीं जाती, वहीं रहती है। ठीक है, अब इसमें ट्रेंड कौन सा, टीम 1 ट्रेंड है या टीम 2 ट्रेंड है? टीम 1 इज ट्रेंड विच इज गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग ऑन वन डायरेक्शन, और जो टीम 2 है जो कि एक जगह पे चली गई और वहीं पे रह गई है। ठीक है, और वहां थोड़ा बहुत वो हिलजुल करते रही है, वो शिफ्ट है। यानी अपना खाना पानी लेके वो मीन की एक साइड पे चली गई है वैल्यूज, और वहीं पे फ्लक्चुएट कर रही है, ये शिफ्ट है। और ट्रेंड वो है जो ऊपर ही जाए जा रही है, नीचे ही आ रही है, एक ही साइड पे है। मसलन अब इसको जरा गौर से देखें। हाँ, अब देखिए, ये ट्रेंड है। एक्चुअली ये बड़ी सही डायग्राम है कि जिसमें उसने यानी एक्चुअल उसको दिखाया हुआ है कि वो मीन के एक साइड पे है और मुसलसल जा रही है ऊपर, और जो शिफ्ट है वो एक दफा नीचे चली गई है और उसमें फर्दर फ्लक्चुएशन तो आ रही हैं, लेकिन वो आगे फर्दर इससे नीचे नहीं जा रही। वैल्यूज हैं वो तकरीबन मीन के करीब करीब हैं, मीन नहीं, सॉरी, जो लाइन उन्होंने क्रॉस 1 SD के आसपास है इस एग्जांपल में, वो फर्दर 2 SD की तरफ नहीं जा रही, जबकि जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग की तरफ जा रही है ज्यादा। ठीक है, तो ट्रेंड वो होती है जो बिल्कुल एक साइड पे, और वो मुसलसल उसकी जो ट्रेंड है या उसका जो टेंडेंसी है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। शिफ्ट की वो है कि वो एक तरफ तो चली गई है, लेकिन अब वो फर्दर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही। ये जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज द कॉजेस which lead to the trend type of systematic error are different from causes which cause shift type of systematic error. ये असल में मतलब इसलिए हम डिस्कस करते हैं। अब सारी सिस्टमैटिक एरर की कॉजेज में रखें जो अभी हमने की थी, और ये बताएं कि ट्रेंड किसमें होगा और शिफ्ट किसमें होगा। अब देखिए ना, अगर मुसलसल आपका लैम्प डिटोरेट कर, मुसलसल लैम्प डिटोरेट कर, तो जो अगर वो है या वो भी हो रही है उसमें, अगर वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो मुसलसल हो रही है एक साइड। अगर आपने उसको चेंज नहीं किया, कोई आपने रेक्टिफाई नहीं किया, कोई करेक्टिव मुय्यन नहीं लिया, तो लैम्प तो मुसलसल डिटोरेट कर रहा है, तो वो जो एरर आ रही है वो मुसलसल एक साइड पे आ रही है, तो वो क्या है, ट्रेंड है। ठीक है, शिफ्ट की एग्जांपल कौन देगा? हाँ, जैसे अभी आपने कहा था रॉन्ग कैलिब्रेटर, जो कि अब नहीं होता वैसे। एक दफा आपने कैलिब्रेटर बना लिया है, उसमें जो गलती आ गई वो तो आ गई बस। ठीक है, जब तक वो कैलिब्रेटर जिंदा है तो आप उसी कैलिब्रेटर को यूज कर रहे हैं। अब जो एक एरर है वो फिक्स है, उसकी एरर फिक्स है, और उसमें तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन तो आएगी, थोड़ी बहुत रैंडम एरर तो उसमें आएगी, लेकिन वो एक खास पॉइंट के अराउंड ही होगी, वो फर्दर नहीं होगी, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी। इसी तरह एक
सॉरी, एक वो है टेक्नीशियन है जिसकी पिप्टिंग में मसला है, तो वो पिप्टिंग में जो वो तो एक ही तरह की एरर करेगा, हर दफा एक एरर करेगा, ठीक है। जो आपका रीजेंट है वो डिटोरेट हो रहा है, वो भी एक तरह की एरर होगी, ठीक है। टेम्परेचर प्रॉब्लम कैसे करेगा, एरर शिफ्ट करेगा, बिल्कुल ठीक है, ये माइदा ने लिखा बिल्कुल। तो अब आप इस पे दोबारा गौर कीजिएगा, आप जब इस लेक्चर को पढ़े आप एक लिस्ट बनाएं अपने पास, एक कॉजेज की, रैंडम एरर की कॉजेज कौन सी हैं, सिस्टमैटिक एरर की कौन सी हैं, सिस्टमैटिक एरर में ट्रेंड की कौन सी कॉजेज हैं, शिफ्ट की कौन सी कॉजेज हैं, एक तो लिस्ट बना के अपने पास रख लें, ठीक है। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ। उसके बाद आप डेली जब आप एलजे चार्ट लगाएं, जो एरर्स आपकी आती हैं उसको क्लासीफाई करें फिर कि मेरी ये वाली एरर रैंडम है, सिस्टमैटिक है, ट्रेंड है, शिफ्ट है। फिर आपको एब्सोल्यूट, वरना ये एक महीने में ट्रेंड शिफ्ट ही भूल जाएगा आपको, ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, ऐसे ही होगा। तो ये पूरा जो आज का लेक्चर है ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और डेली आपकी रनिंग ऑफ लैब में भी इम्पोर्टेंट है। जिन लैब्स में अभी तक एलजे चार्ट प्लॉटिंग नहीं हो रही, केमिकल पैथोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग हो रही है, वो प्लीज एलजे चार्ट प्लॉटिंग आज से शुरू करते हैं। आज से शुरू करने का मतलब ये, चले मैं कहता हूँ कुछ नहीं किया आपने, कोई बात नहीं, अब आप उसको मीन एसडी अपनी निकालें, पिछले महीने की या इस नवंबर की निकालें, आप 1 दिसंबर से, चाहे आपके सुपरवाइजर ने कहा है नहीं है, वो चेक करता है नहीं करता, आप मैन्युअली जो है ना उसको प्लॉटिंग शुरू करें। फिर ये मैं आप बता रहा हूँ, फिर आप एग्जाम पास कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान मॉड्यूल है, सिट में जाएंगे एक हफ्ता तो आ जाएगा, हमें नहीं आएगा आपको, फिर आप बड़ी बेसिक गलतियां करते हैं, ठीक है। ये आपको, अब मैंने शायद एग्जांपल दी थी कि लोगों को अपना कैलकुलेटर नहीं चलाना आता एग्जाम वाले दिन, क्योंकि वो नया नया खरीद के लाए होते हैं और वो उसको यूज नहीं किया होता, मीन एसडी नहीं निकलती उनसे, तो वो पास हो सकता है। मुझे बताएं, इतना आसान मॉड्यूल सिर्फ इसलिए कि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती अपना कैलकुलेटर, और वो कैलकुलेटर हमने नहीं प्रोवाइड करना, इसीलिए नहीं करते कि वो फिर कहेंगे जी ये कैलकुलेटर खराब है। कैलकुलेटर अपना लाना है, और कैलकुलेटर आपका स्टेथोस्कोप है, ठीक है। अगर आपने यूज किया है तो आपको चलाना आएगा। अगर आप एग्जामिनर कहें सर इसमें आ नहीं रही मीन एसडी, बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। ये मैं आपको बोला बड़ी खौफनाक चीज है ये। तो ये आप जरूर, एलजे चार्ट चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे खामोशी से एसएमएस कर दें, मुझे ईमेल कर दें कि सर हमारे पास एलजे चार्ट नहीं है, मैं 2-3 चार्ट भेज दूंगा, उसको फोटोकॉपी करा के रखें। तो ये अपना डेली, कहते हैं ना मैं क्या करूं सुबह से, तो ये काम करें आप। हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बड़े अच्छे नहीं है, सारे ही अच्छे हैं, ये सुबह सुबह यही काम होता है इनका। थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम ये है कि ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो मैनुअल नहीं करते ना, मैनुअल भी प्रैक्टिस किया करें। सॉफ्टवेयर तो ठीक है, लेबोरेटरी के लिए तो हमने चलानी है, वो चूंकि बहुत ज्यादा काम है तो इनको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, लेकिन एक मैनुअल चार्ट भी अपने पास रखें और उस पर प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। ये ना समझें कि हमें आता है, बहुत आता है और एग्जाम में हो जाएगा, नहीं होगा एग्जाम में, सिट में भी नहीं होगा। सिट सिर्फ आपकी कॉम्पिटेंसीज को पॉलिश करने के लिए है, नए सिरे से नहीं है। ये बहुत क्लियर है, ये हमारा बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर समझते हैं ना, कि इस पे लिखा हुआ है सेट के ऊपर, नो गारंटी ऑफ पासिंग एग्जाम, ठीक है। तो ये सेट का हमारा डिस्क्लेमर है, क्या ये एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके ब्रश अप और पॉलिश करने के लिए, ठीक है। बाकी आपने खुद जो 4 साल ट्रेनिंग है उसमें 2-3 चीजें, पेप्टिंग है, ये है और कुछ चीजें हैं। सेट में ये होता है कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है, आपको ओवरऑल सारी पिक्चर्स सारी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एक टर्म है बायस। बायस इज रिलेटेड विद द एक्यूरेसी, ठीक है। जब भी आप एक्यूरेसी की बात करते हैं तो वो बायस है, ये और बड़ी सिंपल चीज है, इट्स वेरी वेरी सिंपल, द अमाउंट बाय व्हिच एन एनालिसिस वेरीज फ्रॉम द करेक्ट रिजल्ट, ठीक है। यानी करेक्ट रिजल्ट से कितना आपका फर्क है। अब इसमें जो नेगेटिव और प्लस साइन है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। हमने तो ये परसेंटेज बायस आपके एग्जाम के रिजल्ट में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है, और वो फैकल्टी से प्रूव हो गया। अब आपका बड़ा सिंपल मैथमेटिकल रिजल्ट होगा, जो आपका रिजल्ट है और उसका परसेंटेज बायस निकाल के आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वेस्टगार्ड साहब बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये
ये जो है ना, अगर आप क्वालिटी कंट्रोल लेवी जेनिंग प्लॉट की बात कर रहे हैं और वेस्ट गार्ड का नाम नहीं लेते तो बड़ी ज्यादती है। ये डॉक्टर वेस्ट, ये इसने एमबीबीएस नहीं किया हुआ, मैं आपको बता दूं, मेडिकल डॉक्टर नहीं है, ये सिंपल टेक्नोलॉजिस्ट था और इसको 50 साल हो गए इस फील्ड में, अब तो 50 इयर्स हो गए। ठीक है, तो इसके जो मल्टी रूल्स हैं डॉक्टर जेम्स वेस्ट गार्ड के, अभी भी वैलिड है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। तो मेरे पास वो 1.25 घंटे की मूवी है इसकी, तो अगर आपने लाइव सुनना है इसको तो दैट इज अवेलेबल। हो सका तो मैं आपको सब्सिक्वेंटली सुनाऊंगा, अपने लोगों को तो मैंने दे दिया। और मजे की बात यह है कि इसका बेटा भी अब आ गया, ठीक है, वो भी वेस्ट गार्ड है, तो दोनों मिलके कमाई भी कर रहे हैं, दे आर अर्निंग ए लॉट। इनकी बड़ी अच्छी वेबसाइट है, मैंने परचेज की हुई है, उसमें बड़ी अच्छी चीजें हैं। वो वेबसाइट वैसे उसमें फ्री भी बहुत सी अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें फ्री अवेलेबल। यू मस्ट विजिट वेस्ट गार्ड वंस अ वीक, ये मेरी नसीहत, हफ्ते में एक दफा वेस्ट गार्ड की वेबसाइट विजिट किया करें। नई नई चीजें भी आती हैं, सिक्स सिग्मा का आजकल बहुत जोर है, सिक्स सिग्मा के बारे में उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो बल्कि मेरे पास क्लिप है, मूवी है, क्लिप तो नहीं वीडियो है, वो सिक्स सिग्मा इन क्यूसी है, वो कुछ मर्जर सा किया हुआ है उसका उसने, ठीक है, तो वो नई चीज है। तो ये वेस्ट गार्ड, बल्कि ओपनिंग में वो कहता है कि सबसे पहला उसने जो किया है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं मर चुका हूँ तो मैं जिंदा हूँ, देख ले मैं और ये अगस्त 2016 की मूवी है। अच्छा, तो ये इस बंदे ने बहुत काम किया है इसमें, तो इसके जो रूल्स हैं वो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स होने चाहिए, और वो उसी वक्त फिंगर टिप्स में होंगे जब आप उसको डेली अप्लाई करें। ठीक है, जब आप डेली उसको करें अप्लाई, उसको रिवाइज करें, वो लिखे हुए आपकी टेबल के ऊपर होने चाहिए। आप उसको, मेरा तो मशवरा ये है कि आप उसको लिखें टाइप करा के अपने पीए सेक्रेटरी से, और वो अपने नहीं बता हमारे डिपार्टमेंट के पीए सेक्रेटरी से आप उसको उसके बाद वो लेमिनेशन करा के अपनी टेबल पे रखें, मतलब जहां आप काम कर रहे हैं ना वहां पे रखें, फिर आपको याद होंगे वो, बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स से होने चाहिए रूल्स। ठीक है, तो ये मैं यहाँ नहीं पढ़ता। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है ये इसने कही है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड विद ओनली वन कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एटलीस्ट यू शुड हैव 2 कंट्रोल। हाँ चलें, एक दो और चीजें बता दूं, इसमें 2 टर्म्स यूज होती हैं। एक टर्म होती है रन, RUN रन, वो भागना नहीं है। यहाँ हमारे QC में रन का मतलब है कि जो बैच आपने लगाया है जिसमें QC मटेरियल यूज किया है, वो वंस अ डे भी हो सकता है, वो ट्वाइस अ डे भी हो सकता है, वंस अ वीक भी हो सकता है, ऑल्टरनेट डे भी हो सकता है, इसलिए उसको डे नहीं कहते, उसको रन कहते हैं। हो सकता है आपका वो जो टेस्ट है वो दूसरे दिन होता हो, वंस अ वीक होता हो, आप दिन में 2 बैच लगाते हो, जैसे हमारे 2 बैच लगते हैं, आइडियली हमें 2 दफा कंट्रोल लगाना चाहिए, तो हर दफा जब आपने कंट्रोल लगाया उसको रन कहते हैं। ठीक है, रन का मतलब है वो बैच उसमें आपने कंट्रोल लगाया। सेकंड वर्ड इज मटेरियल। मटेरियल से क्या मतलब है कि आपने हाई कंट्रोल लगाया, लो कंट्रोल लगाया, वो मटेरियल कहलाता है। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, ठीक है, एटलीस्ट 2 लेवल होने चाहिए, 3 भी होते हैं बाजू का। आपको पता है कौन सी एग्जांपल देंगे किस चीज में 3 लेवल होने चाहिए आइडियली? कौन सी ऐसी एक टेस्ट बताएं, बड़ा कॉमनली होता है। ये हार्मोन में नहीं बेटा, नहीं हार्मोन, ABGs और इलेक्ट्रोलाइट्स सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए ना, पोटेशियम लो भी इम्पोर्टेंट है, हाई भी इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल भी इम्पोर्टेंट, pH मीटर, ठीक है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ABGs, इनमें आपके 3 लेवल कम से कम होने चाहिए। ठीक है, 3, लेकिन आमतौर पर मेजोरिटी ऑफ सैंपल में 2 लेवल्स काफी है। 2 लेवल से कम पे आप LJ चार्ट नहीं मेंटेन कर सकते। ठीक है, अब एक और बड़ा मसला आएगा आपको, अभी तो नहीं इतना आता क्योंकि आप टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में हैं, यहाँ तो लैब्स होती हैं, फंड्स होते हैं। जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं ना, तो वो बड़ा आपको फाइट करनी पड़ती है, बट इंसिस्ट ऑन कंट्रोल। आप टेस्ट बिल्कुल रिपोर्टिंग ना करें जब तक के कंट्रोल ना हो। वो कहते हैं ना, हमारी पूछ इस पे होनी है, एक भी खुदा ना खासा अगर पेशेंट की लाइफ इंडेंजर होगी रॉन्ग टेस्ट से, तो हमारी पूछ होगी। तो कैसे हम अपना सर्टेन करेंगे? कंट्रोल से। जना फारूक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल देते हैं उसकी कि ऐसे ही है, ये जो लैब से निकलता है ना, ये डाटा है, तो डाटा इज कन्वर्टेड इनटू रिजल्ट्स ओनली
when QC results are available, या एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों, चले एक तो होना जरूर, इंटरनल QC तो जरूर हो। वो कहते हैं ये डाटा इज कन्वर्टेड इनटू रिजल्ट्स बाय द यूज ऑफ QC। पैथोलॉजिस्ट QC देखता है अपना, फिर वो रिजल्ट उसको फाइनल करता है। दूसरी वो बड़ी मजेदार बात करते हैं कि ऐसे ही है कि हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में स्लाइडें बन जाए और उसकी रिपोर्ट ना लिखी जाए, उसका कोई फायदा है नहीं। कहते हैं ना केमिकल पैथोलॉजी ने क्या काम करना है, ये सब बहुत सारे काम है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि कन्वर्ट डाटा इनटू रिजल्ट। डोंट कंप्रोमाइज ऑन दिस। आपको निकाल देगा ना नौकरी से, कोई निकल जाए कि मैं तो जब तक QC मटेरियल नहीं होगा मैं ये टेस्ट ऑथराइज नहीं करूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा रिपोर्ट। अब ये QC मटेरियल बहुत ही प्रॉब्लम है, अनएसेड ले लें, नॉन पेशेंट सैंपल ले लें, कुछ ना कुछ आपके पास QC का होना चाहिए। बहुत ही फंड्स की शॉर्टेज है, तो आप कुछ कर सकते हैं सिस्टम, वो जैसे मैंने पिछली बार डिस्कस किया था, अनएसेड कंट्रोल ले लें, पेशेंट नॉन पेशेंट के सैंपल प्रिजर्व कर लें, उनकी एलिकोटिंग करके रख लें, ठीक है। लेकिन आप जो है ना कोई आपके पास जरूर होना चाहिए। ये मुझे भी बाज़ वक़्त पता चल रहा है हमारा कोई एक आध रेयर टेस्ट है जी, कंट्रोल नहीं आ रहे, मैं कहता बिल्कुल ना करें, आप उसको कंट्रोल के बगैर नहीं करना चाहिए। अब बाकी जो लेक्चर है वो सिंपल है, आपकी रिवीजन है कि ये जो है ना हमने रिवाइज करने हैं कि ये रूल्स क्या हैं, वेस्टगार्ड रूल्स, ठीक है। तो मुझे पता है आप सबको आते हैं, बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रा रिवाइज कर ले मेरे साथ, ठीक है। टाइम तो आपका ज़ाया होगा, लेकिन शायद फ़ायदा ही हो जाए। अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट रूल इज कॉल्ड 1-2S। 1-2S रूल जो है वो क्या है, रिजेक्शन है या वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं ये पढ़ता हूँ, ये क्या कह रहा है। 1-2S refers to the control rule that is commonly used with the Levy-Jennings chart when the control warning, ठीक है, when the control limits are set as the mean plus minus 2S, ये उसको 1-2S कहते हैं। In the original Westgard multi-rule QC procedure, this rule is used as warning rule to trigger careful inspection of the control data by the following rejection rules, ठीक है। तो इसको ये हमेशा से टाइम ऑनर्ड ये रूल ऑफ प्रिकॉशन है, रूल ऑफ कॉशन है, सॉरी। उसके बाद अगला रूल है 1-3S। 1-3S सिंपल है कि आपने जो अच्छा ये आपको ये एलजे प्लॉटिंग का तो पता है ना, ये मीन, ये पिछले महीने का मीन है, उस पिछले महीने की SD है, S से मुराद यहाँ SD है, ठीक है, S से मुराद SD है। तो SD जो है वो 1 + SD 2 + SD 3 और इस तरह से प्लॉटिंग हुई है। तो अगर ये रेड लाइन है, 3SD इज रेड लाइन, एब्सोल्यूट रेड लाइन, कोई वैल्यू 3SD से क्रॉस की तो इसका मतलब है कि ये आपने रिजेक्ट करना है उसको, ठीक है। 1-3S refers to a control rule that is commonly used with a LJ chart when the control limits are set as the mean plus 3S and the mean minus 3S. A run is rejected when a single control measurement exceeds the mean plus 3S or the mean minus 3S. बिल्कुल ये इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 1-3S is a rule of rejection। और यूजुअली ये कौन सी एरर होती है, अभी लिखा भी था किसने, रैंडम एरर, ये यूजुअली रैंडम एरर होती है। अच्छा ये 2-2S रूल है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है जो अक्सर स्टूडेंट्स को हो जाती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2-2S एंड R4S, ठीक है। 2-2S और R4S में क्या फर्क है, और इसमें थोड़ी सी वेरिएशन भी है, लेकिन आपको ये सेट डेफिनेशन याद कर लें, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 2-2S रूल क्या है कि जब एक मटेरियल की दो वैल्यूज जो हैं वो 2S को क्रॉस कर रही हूँ, 2S नहीं 2S को क्रॉस कर, 2S क्रॉस करें हाँ, मीन की एक साइड, जाहिर है हाँ, मीन की एक साइड पर, हाँ ये नहीं है कि एक उधर है एक उधर है, फिर 2S नहीं कहेंगे, वन साइड ऑफ द मीन हो और 2S क्रॉस कर रही हो और दो कंसेक्टिव वैल्यूज हो, ठीक है, कंसेक्टिव। तो 2-2S रिजेक्ट when two consecutive control measurements exceed the same mean plus 2S or the same mean minus 2S control limit, ठीक है। अब ये होगा कैसे, अब मुझे बताइए कि इससे पहला ये जो वाकया पेश आया है, फॉर एग्जांपल ये
1 को हुआ है, 1 नवंबर को हुआ है। तो ये मुझे बताइए 31 अक्टूबर को क्या वाक्य हुआ है? हाँ, ये याद रखें कि 2-2s इज प्रीसीडेड बाय 1-2s रूल ऑफ क्वेश्चन। इसका मतलब आपने कुछ किया नहीं है, आप सोच रहे 1-2s तो आया लेकिन आपने किया कुछ नहीं उसका, तो उसकी वजह से 2-2s आ गया। जी जी, रन में नहीं, नो, ये तो हम कह रहे हैं सेम मटेरियल सेम रन, उसको 2-2s कहते हैं। इट इज नॉट बिटवीन रन, नो। नहीं, 2 रन तो होंगे, सॉरी 2 रन तो होंगे, वन साइड ऑफ द मीन हो, जाहिर 2 रन होंगे तो फिर ही आएगा ना। मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। इट हैज टू बी ऑन 2 रन्स। 1 रन में तो नहीं होगा ना, 2 रन में होगा, बट इट शुड नॉट बी इन क्रॉस मटेरियल। क्रॉस मटेरियल नहीं है, ठीक है, और ना क्रॉस मीन है। इट इज 2 consecutive runs on the same side of the mean, ये याद रखें। ये देखें लिखा है ना, प्रैक्टिकली हम उसको लेवल 2 भी होगा। नहीं फिर भी नहीं है, तो वो एक साइड पे जब अगर दोनों 1-2s, हाँ ये मैं थोड़ी सी वेरिएशन है इसमें, लेकिन आप उसमें वैसे R4S अभी नेक्स्ट आएगा, उससे ऑपोजिट होगा ना। हाँ मतलब सेम साइड ऑफ द मीन की बात कर रहे हैं, यानी L1 भी उसी ऊपर गिरा हुआ है, L2 भी ऊपर गिरा हुआ है। सब प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। सपोज हमने LT का कंट्रोल लगाया, हाँ जरा ऊंचा बोलें, डिस्कशन बड़ी अच्छी है। सपोज हमने LT का कंट्रोल लगाया, लेवल 1 कंट्रोल लगाया, हाँ लेवल 1 कंट्रोल इज अबव द 1-2s और लेवल 2 भी अबव है, लेवल 2 अक्रॉस द मटेरियल हो गया ना, अक्रॉस द मटेरियल। आप जरा सा इस क्वेश्चन को पार्क करें, 1 मिनट के लिए पार्क करें, हम R4S डिस्कस कर लें, फिर हम विल कम बैक टू दिस, ठीक है? एक्चुअली वी आर टेस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। जी नहीं रिएजेंट्स और इंस्ट्रूमेंट तो हमारा, या मतलब जो एनालाइजर है, मतलब जो टेक्नीशियन है उसको टेस्ट करेंगे। जी टेस्ट करेंगे वो ठीक है कि नहीं। तो वो तो 2s थ्रू हो गया ना, एक ही एनालाइट में। से फॉर एग्जांपल LP और LT नहीं वो नहीं जो है ना, ये आसिफ का बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अक्रॉस द पैरामीटर, ये मैंने पहली बार सवाल सुना, अक्रॉस द पैरामीटर नहीं है आसिफ, ये अक्रॉस द मटेरियल है। नहीं, नेवर, बिकॉज वो बिल्कुल क्रॉस रन तो हो गया ना, वो तो क्रॉस रन नहीं होगा ना, 1 रन में तो नहीं हो सकता। क्रॉस रन तो नहीं है, 2 रन्स हैं। हाँ, अब जो कंफ्यूजन है वो ये है कि क्रॉस मटेरियल हो सकता है कि नहीं, इसको जरा पार्क करें। अब ये देखिए R4S, ठीक है, R4S क्या चीज है? R4S इज रिजेक्ट, rule of rejection of course, ठीक है, when one control moment in a group exceed the mean plus 2s or and another exceed the mean minus 2s, यानी ये across the mean है। ये पहली तो बात, ये across the mean है, ठीक है, कि एक हाँ ये भी रैंडम एरर है, बिल्कुल ये रैंडम एरर है। एक मीन के एक तरफ आया और एक मीन के दूसरी तरफ आया, बल्कि जो 2s है, 2-2s है, वो सॉर्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर लग रही है, सो सिस्टमैटिक एरर लग रही है। दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ सिस्टमैटिक एरर, बट डेफिनेटली R4S इज ए रैंडम एरर, ठीक है। अब ये जो मैं कह रहा था ना, थोड़ी सी वेरिएशन है कि इसमें वेस्टगार्ड का और बाकियों का थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है। बाज लोग कहते हैं कि ये क्रॉस मटेरियल भी होता है, बाज कहते नहीं होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं। यानी आप उसको वैसे ज्यादा लोग R4S पे लाते हैं उसको, अगर क्रॉस मटेरियल हो ना, यानी एक वैल्यू एक कंट्रोल की एक तरफ गई है लेकिन एसेंशियली दूसरी तरफ गई है, तो फिर ये R4S कहते हैं, ठीक है। तो यही कहते हैं वेस्टगार्ड यही कहते हैं, बिटवीन द मटेरियल, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो वेस्टगार्ड ये कहता है कि अक्रॉस द मटेरियल, उसमें रैंडॉक्स की जो वेबसाइट पे सर उन्होंने एक बुक दी है बेसिक, जी उसमें उन्होंने कहा कि क्रॉस मटेरियल भी ये रूल अप्लाई होगा, ये वाला भी पिछले वाला भी, हाँ, मतलब 2 मटेरियल्स L1 L2 L3, जी और वो ये वकास की अगर आवाज आपको नहीं आ रही, बड़ा अच्छा पॉइंट बता रहा है
के ये जो मैं पीछे जा रहा हूँ, जो 2s है और R4s है, दोनों में अगर अक्रॉस मटेरियल हो, यानी एक L1 और L2 में ये सिचुएशन आ रही हो, फिर भी अप्लाई होंगे। यही कह रहे हैं ना, फिर भी अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर दें। बहुत अच्छा ये आपकी नॉलेज है। कोई बंदा इस बात पे आपको चैलेंज नहीं करेगा, कोई एग्जामिनर फेल नहीं करेगा कि आपने ये क्यों कहा है क्रॉस मटेरियल। ठीक है, बिकॉज मैंने बताया कि बड़ी अच्छी अच्छी अथॉरिटीज हैं दोनों चीजों में, तो जहाँ वेरिएशन होती है आप उसको फिक्र ना करें। ठीक है, आप इसको इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम और आगे देखते हैं। ये तो बड़ा सिंपल है। 4-1s 4-1s इज ऑन द वन साइड ऑफ, नहीं SD 1SD हरीन, हाँ मीन नहीं है, 1SD 1SD 4-1s when consecutive control measurement exceeds the same mean plus 1s or the same mean minus 1s। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट फिर नहीं है, फिर नहीं है। विद इन 1SD है, 4 वैल्यूज आ गई हैं, फिर नहीं है रिजेक्शन। इट शुड बी ऑन वन आउटसाइड द 1SD, 4 वैल्यूज ऑन वन साइड ऑफ द। अच्छा, जब हमने पढ़ा था आज से 100 साल पहले, तो उस वक्त ये 5 होती थी, पता नहीं अब ये लेटेस्ट 4 होगी। ठीक है, तो ठीक है, आप इसको फॉलो करें। 4 वैल्यूज और ऑन 1SD क्रॉस 1SD। ठीक है, मीन प्लस 1SD, मीन माइनस 1SD, दोनों तरफ। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज एनी सर इसमें लेकिन फिर वो अगर आप पिछली स्लाइड करेंगे तो एक वैल्यू 2s को क्रॉस कर रही है, तो सर ये फिर 4-1s नहीं होगा। नहीं कर रही। क्या मतलब? 1s को तो कर ही रही है। 2s को नहीं कर रही ना, 2s को नहीं कर रही। 2s को कर माइनस 2s को क्रॉस कर रही है ना सर। सर इट शुड नॉट क्रॉस 2s, इट शुड बी बिटवीन 1s एंड 2s। सर 1s को क्रॉस करें लेकिन 2s से बाहर ना जाएं। नहीं, वो तो पिछला रूल है ना, वो तो प्रिकॉशन दी थी उसने। वो जो 4-1s की बात कर रही है। 1-2s कर, मगर वो सही है। एक बेसिक 1s, ये वाली कह रही है 4-1s हो गई ना बेसिक। नहीं सर, नीचे वाली ये जो 4 रीडिंग्स एक साथ हैं। एक मिनट, आप क्या कह रही हो यानी, प्लीज बोलो। सर इनमें से जो 4 रीडिंग्स 4-1s का रूल जो आप दिखा रहे हैं सर, इसमें एक जो एक येलो में है दैट इज क्रॉसिंग -2s। जो 4 वैल्यूज एक साथ है, 3 ग्रीन वैल्यूज है, तो सर इट शुड क्रॉस -2s। ठीक। ये तो बेटा वही बात है ना कि वो एक बंदे को गोली लगी आंख से ऊपर, तो वो मर गया बेचारा। तो एक बंदा आया, वो कहता है चलो आंख से बचेगी ना। तो वो वैसे ही 4s क्रॉस कर रहा है, वो तो फेल तो हो ही गया। अब जी मैं समझ रहा हूँ बेटा, मैं समझ गया। हाँ, तो वो आप 9th पे आपने प्रिकॉशन आपको करनी चाहिए थी, आपने नहीं की और अल्टीमेटली 4s हो गया। तो अब आप उसको वो भूल जाएं। वो तो अब आप इसको 2s नहीं कहेंगे। मैं जो इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप इसको ये ना कहेंगे देयर इज 1 2s एंड देयर आर 4, बस ये 4s है, हाँ 4-1s है, खत्म होगी बात। ठीक है, अख नहीं बची। ठीक है, हाँ एनी प्लीज लड़ाई करो मुझसे। सर आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड। अच्छा, गुड, वेरी गुड। जी बताओ। सर आई एम नॉट कन्विंस्ड सर। जो 4-1s का रूल है, उसका रूल ये है कि 4 रीडिंग्स शुड क्रॉस 1s, लेकिन सर उनमें से किसी एक रीडिंग को 2s को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तब तक हम उस पे 4-1s का रूल करेंगे। 2s क्रॉस कर रहा हो तो फिर क्या कहेंगे आप उसको? सर वो सिस्टमैटिक, लेकिन फिर सर उसमें ये है कि वो फिर हमारा रिजेक्शन नहीं होगा ना सर। 2 रीडिंग्स जो है वो 1s को क्रॉस करनी है और जो 3rd रीडिंग होगी सर उस पर वार्निंग हो जाएगी। जी आप हाउस बताए जी, सारे बाकी लोग। एनी कहती है कि सॉरी डॉक्टर गुरुतुल हैम कह रही हैं कि ये मेरी स्टूडेंट है इसलिए मैं थोड़ा इस तरह बोल देता हूँ। ये डॉक्टर गुरुतुल हैम का पॉइंट ये है कि क्योंकि इसमें 1-2s भी एक क्रॉस हो रहा है, तो इस पे 4-1s नहीं लगना चाहिए। अब आप जी सर दिस इज नॉट रिजेक्शन। अगर एक रीडिंग 1-2s को क्रॉस कर जाएगी सर, वो फिर नहीं आएगी। इसको क्या कहना चाहिए फिर? फिर अकॉर्डिंग टू हर इसमें 1-2s लगना चाहिए, बट इस सिनेरियो में अगर हमने 1-2s लगाया तो दैट वुड बी क्रिमिनल। हाँ बिल्कुल। वी वुड बी मिसिंग द वेरी। अच्छा, अब जरा सुन ले मेरी बात सुन ले बेटा। एंड यू आर एट लिबर्टी, दिस इज योर राइट।
you can still differ with me, but it is very clear कि वो 1s से एक तरफ हो, बस ये नहीं लिखा हो कि 2s के अंदर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ज्यादा खराबी ये तो ज्यादा खराबी है ना, क्योंकि ये तो ज्यादा खराबी है। अगर हम ठीक है। 1 कहेंगे ना तो ज्यादा खराबी जी जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा खराबी है कि वो 2s को भी एक क्रॉस की हुई है। ये तो एक होता है ना बैड, एक वर्स होता है, तो ये वर्स है, बैड नहीं है, वर्स है। इट हैज टू बी रिजेक्टेड, इट हैज टू बी रिजेक्टेड। हाँ, ये जो एक पॉइंट यहाँ से आया था कि हुआ ये था कि डे 9 पे द पैथोलॉजिस्ट, वर्दी पैथोलॉजिस्ट, वर्दी या बगैर वर्दी पैथोलॉजिस्ट जो भी है, उसको डे 9 पे वार्निंग मिली थी, लेकिन वो वीकेंड गया हुआ था। ठीक है, ऐसे उसने कुछ नहीं किया, और जो टेक्नीशियन फतू खान है उसने भी कुछ नहीं किया। उस पे अगर उसको वार्निंग ना मिलती तब भी वो फेल हो गया था, और अगर वार्निंग मिल गई है फिर तो फेल ही फेल, बहुत ही बुरा फेल। ये असल बात ये है। तो बेटा ये कंसेंसस यही है। आप हम आगे चलते हैं, आप फिर एक फोन पे हम बात करें जी। नहीं, क्योंकि ये भी क्रॉस मटेरियल है बिल्कुल, ये भी है, ये भी है, हाँ ये भी बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये सारे रूल आप क्रॉस मटेरियल लगा सकते हैं, बिल्कुल है, मैंने कहीं पढ़ा है, ये भी है जी। जी बेटा, बिल्कुल आप लगाएं, बिल्कुल लगाना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, क्रॉस मटेरियल लगाएं। हाँ, ये जो क्रॉस मटेरियल वाला पॉइंट है ना, ये मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा नहीं पता, ये ऐड हुआ है, इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया गया क्राइटेरिया। इट मेक्स योर लाइफ मोर डिफिकल्ट। इससे ये सारे बड़े खुश हैं मेरे पॉइंट पे कि ये मुश्किल होगी ये चीज। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन से और पूछ सकते हैं कि हम 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट लेवल्स क्यों लगाते हैं? फिर आप कह लीजिए बेस्ट कार्ड को हम एक ही मटेरियल लगाते जाते हैं। हाँ, 2 इसलिए लगाते हैं ना। उसका पर्पस क्या होता है कि कभी ऊपर ये। हाँ, वैसे भी जो बगीर आसिफ का बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आप कभी ये सोचा, अपने आप से सवाल किया कि हम तो क्यों लगाते हैं, और उसने क्यों कहा है कि 2 एसेंशियल है लगाने। वो इसलिए कि एक जो होता है लेवल 1 वो यूजुअली नॉर्मल वैल्यूज पे होता है, और ये बड़े इंटेलिजेंटली बनाए जाते हैं लेवल इनके, ये भी याद रखें, रैंडमली नहीं बनाए जाते। जो कंपनियां होती हैं बहुत साइंटिफिक वर्क करके उनका लेवल डिटरमिन करती हैं। मसलन एक लेवल होता है जिसपे आपका पहला डिसीजन लिमिट होता है, जिसपे आपने करना होता है, और दूसरा लेवल वो होता है जिसपे यूजुअली एबनॉर्मल रिजल्ट्स आ रहे होंगे। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, पोटेशियम का आपने देखा कभी लेवल 1 लेवल 2? किसी को याद है? कोई लेवल 1 लेवल 2 बताए मुझे पोटेशियम, कोई याद हो किसी को? लिख देगा, बताए। एक होता है 3 पॉइंट और दूसरा कोई 6 पॉइंट कुछ होता है, 5 पॉइंट कुछ होता है, या 6 होगा, ज्यादा 6 होगा। अगर कोई आपको लेवल एक कंपनी वाला आए और कहे जी पोटेशियम का लेवल 2 जो है वो 10 है, आप लेंगे उसको? दैट इज स्टुपिडिटी। आपके कौन से मटेरियल में 10 आ रहा होता है? ठीक है। और एक आए कि जी यूरिया, सॉरी हम मिलीमोल में करते हैं, मैं वही एग्जांपल दूंगा, मिलीमोल यूरिया एक तो है 5 या 6 मिलीमोल जो लेवल 1 है, और लेवल 2 जो है वो 10 है, ले लेंगे आप? नहीं, यूरिया तो 20 भी जाता है, 25 भी जाता है। तो यूजुअली यूरिया में 5-6 होता है एक लेवल, एक 20, 22, 25 होता है। इसी तरह ग्लूकोज में 100 मिलीग्राम होता है, मतलब 5-6 मिलीमोल होता है, और दूसरा जो होता है वो मेरा ख्याल है 7-8 मिलीमोल या 10 मिलीमोल के करीब होता है, 6-7 के अराउंड होता है। ठीक है, तो बड़ा ये जो लेवल 1 लेवल 2 है, थैंक यू, ये बड़े इंपॉर्टेंट है लगाने, क्योंकि और ये रैंडमली नहीं लगाए जाते, और ये ह्यूमंस के ऊपर है, इसलिए बोवाइन को इतनी वो सस्ते हैं कि वो उनकी जो अपने उसको क्रिएट किया जाता है। अगर बोवाइन भी यूज करेंगे तो ह्यूमन वाली वैल्यूज उसमें क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, मतलब उसमें ऐड करके या कुछ, तो ये इसलिए 2 लगाने जरूरी है। अब ये 10x बड़ा सिंपल है, ये 1 साइड ऑफ द मीन है, जिसमें 1 साइड और इसमें भी अक्रॉस मटेरियल है, पक्की बात है, अक्रॉस मटेरियल। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर आप सपोज ये पैशन का आपने 3.5 वाला एक कंट्रोल लगाया हुआ है, ठीक है, आप सिर्फ ये रन करेंगे वेस्ट कार्ड रूल्स को, ठीक, तो आपके उस दिन जो नंबर इस पे ये 3.5 के आसपास आ रहे हैं ना, वो तो ठीक होंगे, वो रिजल्ट्स ठीक जा रहे हैं।
एक पेशेंट आता है वो कहता है जी मेरा 5.6 आ रहा है, आपने गलत रिपोर्ट दे दी है, आप प्रूव करेंगे जी कैसे आपने ये ठीक दी है, आप कहेंगे नहीं जी मेरे कंट्रोल देखें ठीक है, ये 3.5 वाले तो ठीक है, लेकिन आपने अगर 5.5 वाला कंट्रोल लगाया होगा तब आप उसको इंश्योर कर सकते हैं कि ये ठीक है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। लेवल पे ठीक होना बहुत जरूरी है। आपकी नेक भी उसी वक्त सेव होगी जब आपके रिकॉर्ड में, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, क्योंकि मैनुअल को तो आप चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में ये हो कि उस दिन का जो कंट्रोल जो 5.6 के अराउंड था वो बिल्कुल ठीक था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, देन नोबडी कैन हार्म यू, ठीक है। लेकिन बहरहाल रैंडम एरर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ रैंडम एरर को नहीं पकड़ सकता पास करती है, पेशेंट की रैंडम एरर को, ठीक है। ये तो कंट्रोल की रैंडम एरर, पेशेंट की रैंडम एरर भी हो सकती है, वो उसके लिए 2 नफल पढ़ने हैं आपको, ठीक है। रोज के रोज। अच्छा, अब ये जो डिस्कशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखिए कि क्या क्यों हम यूज करते हैं, क्या रैशनल है इसका, कौन से लेवल असाइन किए जाते हैं, कौन से लेवल आप लेते हैं, ठीक है। अब ये छोटा सा टास्क है आपके लिए, ठीक है। अभी 9:45 हुए हैं ना, तो मैं कितने मिनट आपको चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तकरीबन 8-9 वैल्यूज हैं। अपने अपने कागज पेंसिल, अच्छे स्टूडेंट्स कागज पेंसिल तो रखते हैं ना अपने पास, हाँ, तो आप सारे लिखें। ये 5 मिनट हैं आपके पास। 5 मिनट के बाद मैं किसी भी सेंटर से पूछूंगा कि आपने क्या लिखी है, यानी रन जो है ना, रन 3, रन 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 20, इन रन्स पे आपने बताना है। और इसमें जो ऊपर है वो लेवल 1 है और नीचे जो है लेवल 2 है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको कि आपको दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइन करना है। सारे लोग ये एक्सरसाइज करें प्लीज। कितने हो गए नहीं? हाँ जी, इधर से अगर आप इजाजत दें तो इधर से कर लेते हैं हम FIP से, ठीक है। तो जी रूल अपना 3 पे क्या, रन 3 पे सिंबल 2 SD लग रहा है, ठीक है, सही है। और नेक्स्ट सालिया 4 पे 1 2 S, ठीक है जी। इधर निदा 7 पे कुछ बताते रहो बस, 1 3 S, हाँ जी। जी भाभी आप इधर मेरे ऑफिस में बैठे, मैं आ रहा हूँ 5-10 मिनट में आ रहा हूँ।
10 मिनट में आ रहा हूँ। ऊपर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं, नई वाले में ना, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। जी 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 बिल्कुल। चलेंगे हम। अच्छा ये देखें, ये की है मेरे पास, वैसे नहीं है। तो ये रन 3 था, ठीक है। रन 3 में 2s वायलेशन अक्रॉस मटेरियल इन रन 3, ठीक है। यानी दो जगह पे यानी दोनों मटेरियल्स पे 2s था, ठीक है। तो ये फिर क्या था, both control results exceed their respective 2s limits, therefore there is a 2s rule violation across materials, ठीक है। A systematic error is most likely occurring and is affecting the results throughout the critical analytical range from 200 to 250। यानी अब ये मैंने इसलिए आपको ये एक्सरसाइज करवाई है कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने ये बताना है कि ये कौन सा रूल वायलेट हुआ है, इसकी ये कौन सी टाइप की एरर है और इसकी मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो रट्टे नहीं लगाने, अब मतलब इसका रैशनल देखना है। रैशनल ये है कि एक 2s एरर आ रही है जो कि एरर आ रही है जो कि दोनों मटेरियल्स में आ रही है। अब चूंकि अगर एक मसलन रन 3 में ये -2sd के करीब से नीचे होती, फिर ये क्या था, R4s, और वो रैंडम एरर थी। ये सिस्टमैटिक एरर है। इसका मतलब कि जो हायर साइड पे है आपका, जो रीजन्स हैं ना पूरी रेंज में, लो साइड पे भी यानी लो मटेरियल में भी और हाई मटेरियल में भी, दोनों में वो जो आपका रिजल्ट है हाई साइड पे आ रहा है, दोनों में आ रहा है। ये उसका मतलब होता है, ठीक है। मतलब इसका आपको ये भी समझना है कि क्या ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये रूल बनाए जाते हैं। अब ये देखें, रन 4 1s वार्निंग बट नो अदर रूल वायलेशन इन रन 4। जब आप 1s वार्निंग दे रहे होते हैं ना, एक काम प्लीज करें, और एग्जामिनर इसमें बहुत वो करते हैं कि उसका नेक्स्ट ये ना हो कि आप जल्दी से जज्बात में आके 1-2s लिख दें। ऑलवेज एग्जामिन नेक्स्ट रन को जरूर एग्जामिन करना है आपने, अक्रॉस मटेरियल। अब रन और मटेरियल आपको मतलब इसलिए मैं वो टर्म्स यूज कर रहा हूँ। आपने नेक्स्ट रन को देखना है अक्रॉस मटेरियल। अगर एक में 2s आया है, जज्बात में आके फौरन लिख नहीं देना। आप हो सकता है नीचे भी कुछ कारनामा हुआ हो, नीचे भी कोई दूसरे कंट्रोल में मसला हुआ हो साथ, ठीक है, तो उसको भी एग्जामिन करना है आपने। क्योंकि इसमें रन 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप इसको 1-2s कह रहे हैं। अब ये पढ़ें क्या है। The high control result is below its -2 limits, which is a warning of a possible problem. Inspection with the 1s, 2s and R4s rejection rules that can be applied when the run do not conform है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है आपको। नेक्स्ट उसमें ना 1s है, ना 2s, ना 1-3s है, ना 2-2s है, ना R4s है। Note that the across runs rules would not be applied because the previous run was rejected। यानी अगर आपने पिछला रिजेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल एक और सिचुएशन आ गई, आपने ये रन 4 जो है ना वो उसमें 1-3s की था और आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आ गया 1-2s आ गई, अब क्या करेंगे? ये इसमें ये पॉइंट आउट हुआ। हाँ, उसको 1-2s ही रखेंगे आप। उसको ये नहीं करना कि वो 1-3s है, ये 1-2s, तो ये मिलके 1-5s नहीं बन जाते। असल में एक और चीज शायद मैंने मिस की है, तो चलिए मुझे याद आ गया, मैं बता दूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जरा गौर से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपने रूल ऑफ रिजेक्शन की, ठीक है, रूल ऑफ रिजेक्शन आपके पास आया R4s, ठीक है, आपने उसकी फॉल्ट फाइंडिंग की, आपने उसकी ट्रबल शूटिंग की, आपने फिर उसको दोबारा लगाया, आपने उसको एक और रन का नाम दे देंगे, ठीक है, वरना तो वो फिर अगला डिस्टर्ब हो जाएगा।
अगला तो फिर 2s भी आएगा तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, तो आप उसको दोबारा लगाएंगे और वो ठीक आना चाहिए फिर बिल्कुल, फिर ये आप आगे चलेंगे ना। एक्चुअली वो हम जो अगर 14s आया वो बिल हम खत्म करेंगे, क्योंकि अगले अगर खत्म ना भी करें, अगर आपने रिकॉर्ड में रखना है वो बायस आ जाएगा, बेहतर रहता है खत्म कर दें। एलजे के याद पे आपने लिखना भी है कि मैंने हाँ लॉग उसकी लॉग जरूर बनाएं, लॉग जरूर बनाएं, उसमें लिखते हैं कि ये मैंने करेक्शन की। थैंक यू वेरी मच आसिफ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आसिफ ने बताया है कि आपका जब रिजेक्शन होती है किसी भी चीज की, आप उसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे, उसको सो नहीं जाएंगे उस पर, ट्रबल शूटिंग करके दोबारा मटेरियल लगाएंगे। एक एक्स्ट्रा रन लगा दिया आपने, एक एक्स्ट्रा रन ऐड हो जाएगा। या अगर आपने उसको बहुत ही वो है, अब इसमें बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं उसको रहने देना चाहिए, बाज़ कहते हैं नहीं वो आपका मीन खराब हो जाएगा, फिर तो आप नीचे लॉग में लिख दें अपने, वो जरूर रखें। लेकिन आपके रिकॉर्ड में जरूर होना चाहिए कि ये गड़बड़ हुई थी, ये जरूर होना चाहिए। अगर हमें उसको निकालना है तो फिर उसी को वही नंबर दे देंगे। मसलन रन 4 पे अगर मसला आया था तो आपने दोबारा लगाया तो वो ठीक आ गया, तो रन 4 पे फिर वो सही वाला लिख देंगे, ठीक है सर नीचे आपने किया था। हाँ बिल्कुल, ये इसको कहते हैं लॉग बुक। उस टेस्ट की जो लॉग बुक है उसमें आप लिखेंगे कि ये इसमें एरर आई थी, ये इसको हमने करेक्ट किया और अब ये रिजल्ट लिखा हमने, ठीक है। और ये जो हमारा एक्रेडिटेशन सिस्टम है ISO, उसमें उसको में कैसे हैंडल करते हैं, उसमें एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट आप एक रेज करते हैं, परफॉर्मा रेज करते हैं, उसमें ये सारी चीजें लिखते हैं और वो आपके रिकॉर्ड में आ जाते हैं। नॉन NC परफॉर्मा कहते हैं, NC फॉर्म रेज करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस कर गया था बताना कि आपने जब ट्रबल शूटिंग की, आपने फिर दोबारा उसको लगाया और उसको नया जो ठीक आ रही है वैल्यू उसको एंटर किया, वरना आप अगर आपने ये नहीं करेंगे तो अगला खाम में खराब होता जाएगा फिर आपका रिजल्ट। अच्छा, रन 7 पे क्या हुआ, 1-3s रूल वायलेशन विद इन मटीरियल इन रन 7, ठीक है। ये वही है, इसमें तो कोई खास बात नहीं। द हाई कंट्रोल रिजल्ट एक्सीड the +3s limit, therefore there is a 1-3s control rule violation. This most likely indicates a random error. Run 9 में क्या हुआ, 1-2s warning but no other rule violation in run 9, ठीक है। ये भी वही चीज है बिल्कुल, ठीक है। अब ये इस तरह बनाया कि नेचुरली जिस तरह होते हैं, ठीक है। ये भी वही है, ये 2-2s वायलेशन विद इन मटीरियल इन रन 10, यानी दो वैल्यूज जो कंसेक्टिव हैं वो 2-2s को क्रॉस कर गई हैं। इसको हम पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। द कंट्रोल चार्ट फॉर द हाई कंट्रोल मटेरियल शोज दैट द लास्ट टू मेजरमेंट्स have both exceeded the -2 limit. Therefore, a 2-2s rule violation has occurred within material and across runs. This situation would be consistent with the loss of linearity that is beginning to affect the high end of the analytical range. यानी जो आपके रिजल्ट 250 से ऊपर जा रहे हैं, 200 से 250 के दरमियान, आल्दो उसमें लोअर साइड पे आ रहे हैं, तो उसमें गड़बड़ आ रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही तो डिसीजन लिमिट्स हैं। इसका मतलब एक पेशेंट का अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 245 आना है तो आप 230 दे रहे हो, उसको कम दे रहे हो, which is very detrimental, quite detrimental. ये फिर क्या है जी, 1-3s क्या चीज है, नहीं 1-2s, सॉरी 1-2s वार्निंग बट नो अदर रूल वायलेशन इन रन 11, ये वही है। और ये भी आसान है, ये अब देखें ग्रॉस मटेरियल 4-1s है। एग्जाम हम देखेंगे तो हम फिर 12 को कैटेगरी करेंगे ना, मतलब हम 11 को देखते हुए 11 को लिखेंगे 120 का, फिर 12 को 220 का, हम 12 को डायरेक्ट नहीं आप 12 लिखेंगे, बिल्कुल 12 लिखेंगे, बिल्कुल 12 पे जाके ये कंफर्म होगी ना चीज। हाँ आप 12 पे लिखेंगे, बिल्कुल। ये अच्छा क्वेश्चन है इसका कि स्टार्ट तो 11 पे हुआ लेकिन कंप्लीट जाके 12 पे हुआ, ठीक है। तो आप 12 लिखेंगे इसको। ये 1-4s 1-4s ये वो इनकी बात सही हो गई, मटेरियल डिफरेंट भी है तो। हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने इसलिए कहा कि ग्रॉस मटेरियल चीज ऐड हो गई है। अच्छा, R4S वायलेशन अक्रॉस मटेरियल्स इन रन 14, यानी इसमें R4S है, यानी दो उधर दो नीचे। अब ये R4S अक्रॉस मटेरियल है, तो आप चलें अब क्या रखने के लिए कर लें कि 2-2s को आप सिर्फ
सेम मटेरियल में रखें। और जो R4S है, हाँ वो, हाँ वन साइड ऑफ द मीन भी होगा वो, और सेम कंट्रोल में रखें, और इसको आप अक्रॉस मटेरियल रखें। हाँ सेम में रखें। रन 20 में क्या हुआ है, ये 10x है तो आसान है, ठीक है। चलेंगे, ये सारी समरी है इसकी, ये बड़ी अच्छी वो है स्लाइड है, इसको आप अपने तौर पे स्टडी कर लें। ए वर्ड अबाउट एक्सटर्नल क्यूसी, वो बहुत लंबी हो जाती है प्रेजेंटेशन, जैसे इट नीड्स टू बी इलैबोरेटेड, ये कभी करेंगे जरूर कि एक्सटर्नल क्यूसी क्या चीज़ है। एक तो क्वालिटी एश्योरेंस गलत लफ्ज है, इट इज़ नॉट एश्योरेंस, आप इट इज़ एक्चुअली क्वालिटी असेसमेंट, लेकिन आप एक्सटर्नल क्यूसी बहुत ही अच्छी टर्म है। अब मुझे बताइए एक्सटर्नल जो क्यूसी है और इंटरनल क्यूसी है, उसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है? प्रोफेशनल टेस्टिंग तो इसका नाम है ना, जब आप मीटरोलॉजिस्ट कहेंगे वो इसको पीटी प्रोग्राम के, इसको पीटी कहते हैं, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग कहते हैं, जब एक्सटर्नल मटेरियल आपके पास आता है। तो एक चीज है दोनों, पीटी या एक्सटर्नल क्यूसी, वन एंड द सेम थिंग। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? एक एक्यूरेसी, ये वो है प्रोसीजर है जो एक्यूरेसी आपकी चेक करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं, और ये इंटर लैब कंपैरिजन है, बिल्कुल सही है, सही, बहुत अच्छा आपने लिखा है, इंटर लैब कंपैरिजन है, ठीक है। और इसमें आपकी वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो निकाब प्रोग्राम है वो ये नहीं, ये मैंने नहीं शुरू किया, वो आज से 20-25 साल पहले हमारे उस्तादों ने शुरू किया, ठीक है। और ये पाकिस्तान में वाइड प्रोग्राम है, बहुत आइडियल नहीं है, लेकिन आप देखिए कितना सस्ता है, 2000 पर वो है प्रोग्राम है। तो अगर केमिकल कॉलेज में तो 4000 में दोनों आपके हो जाते हैं, और कुछ ना कुछ आपके पास है। अब मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी फ्लॉज हैं, मसलन हम जो इंस्ट्रूमेंट और मेथड्स को अलग-अलग नहीं कर रहे। मसलन अगर कोई टेस्ट सिलेक्ट्रा पे हुआ है, कोई टेस्ट एडविया पे हुआ है, कोई टेस्ट रॉश पे हुआ है, किसी पे हुआ है, हम इसलिए नहीं करते कि हमारा अभी नंबर कम है ना। अगर हम उसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो आखिर में 4-4, 5-5 सिर्फ आ जाएंगे, और वो बहुत ज्यादा रिजेक्ट होंगे फिर, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको अभी वो नहीं बनाया, यानी सारे मेथड्स को कंबाइन करके हम रिजल्ट देते हैं। तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें, इसका फायदा ये होगा कि जो हमारे रिजल्ट आपके पास आते हैं, आप उसको अपने पास प्रिजर्व रखें। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, प्राइवेट हॉस्पिटल में है, आपके इंस्पेक्टर्स आने शुरू हो गए हैं। अब पंजाब में पंजाब हेल्थ कमीशन है, पंजाब हेल्थ कमीशन के जो हैं लोग, उनसे मेरा काफी अच्छा राब्ता है, और वो हमारे निकाब को कहते हैं इट्स अ गुड प्रोग्राम। आप ये लैब्स को अगर कर रही हैं प्राइवेट, और तो इट्स गुड इनफ, क्योंकि एक्चुअल जो हम करते हैं, आपको पता है, जो और खान और बाकी अच्छी अच्छी लैब्स करती हैं, ज़ियाउद्दीन, वो जो बाहर से प्रोग्राम लेते हैं वो बड़े कॉस्टली हैं। हमारा लाखों रुपया खर्च होता है उस पर, उन प्रोग्राम्स पे। मेरे सारे डिपार्टमेंट जो है ना मुख्तलिफ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये बड़ी एक तरह से हमारे लोकल उसके लिए है कि कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हैं ना, और बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होता है ये रिजल्ट, किसी को कम्युनिकेट नहीं होते आपके, सिर्फ आपके पास आता है, किसी और खाते में नहीं जाता। आप उस पर करेक्टिव मेजर लें, आप हमसे पूछें, डिस्कस करें क्या इशू है, क्यों हुआ है। इवन यानी इतने वेरिएशन के बावजूद के डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं लोगों के, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो, अगर आपका कोई ऐसा टेस्ट है जो आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप कहते हैं कि ये मुझे नहीं सही लग रहा, या आप उसको नहीं करना चाहते, या करते ही नहीं आप, तो आप उसमें रिजल्ट ना लिखें, डैश लिखें, कोई आपकी पकड़ नहीं है भाई। इट इज फॉर योर ओन, जिस जज्बे से आप इंटरनल क्यूसी लगाते हैं, उसी जज्बे से आप एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये जरा बेहतर एक्यूरेसी पे भी कमेंट आप क्या जाता है। मेरा ख्याल है यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ, इंशाल्लाह बाकी चीजें हैं, कुछ और रह गई हैं, फिर किसी सब्सिक्वेंट टॉक पे इंशाल्लाह करेंगे। तो जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपका टाइम बड़ा कीमती होता है, तो 10 बजे के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता आपको मैं इंगेज रखूँ। तो 1 मिनट के लिए मुझे आप पूछ लें अगर कोई सवाल है तो, जस्ट फॉर 1 मिनट।
अगर डॉक्टर कुरत ने भी है, सब बाकी लोगों के भी लिए है कि पॉइंट रह जाए करे, ना समझ आए, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी, मैं अवेलेबल हूँ आपको बताने के लिए। तो आप जरूर पूछें। आज का जो लेक्चर था, इसमें मैंने बहुत कम नई चीजें बताई हैं। वो जो मेरे पे इल्जाम है ना सिलेबस बढ़ाने वाला, वो नहीं है। कम से कम बड़ी बेसिक चीजें थी जो एग्जाम में आती हैं, जो डेली आपके वर्क में थी। तो आई होप कि आपने इसको सीखा होगा और एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।